हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एन आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाई लॉस इन वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जब वो वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं तो वो लाखों में पैसे कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लाखों में पैसे कमाते हैं। कई बार लोग लाखों रुपए लुटा भी देते हैं या लोगों के लाखों रुपए लॉस में भी चले जाते हैं। तो आज अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं, अगर आप अभी अभी वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अभी अभी आपको लगता है कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आज मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, तो जिससे आपको आपके आने वाले समय में लॉस होने की संभावना कम से कम होगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा। लॉस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जिन 5 कारणों से जिन 5 कारणों से मुझे बहुत लॉस हुआ था वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस में, मैं उन 5 चीज़ों को आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे रीज़न जो जिनसे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उसमें रीज़न नंबर 1 है कि जब भी मैं वेडिंग फोटोग्राफी मैंने जब स्टार्ट किया था, तकरीबन 2007 के आसपास मैंने वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, तो उस समय मुझे क्या लगता था कि यार मुझे बस काम लेना है, चाहे वो किसी भी प्राइस में मिल जाए। और ये बहुत सारे लोगों का इंटेंशन होता है कि हाँ, अगर मार्केट में 50,000 रुपये का एक पैकेज चल रहा है, अगर मुझे 40,000 रुपये भी मिल रहा है या 30,000 रुपये भी मिल रहा है या 15,000 रुपये भी मिल रहा है, और अगर मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों का ये इंटेंशन रहता है कि यार अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो फ्री बैठने से ज़्यादा बेटर है कि मैं कम रेट में भी काम कर लूँ। ऐसा इन दिनों में बहुत हुआ है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत कम प्राइस में काम किया है और उनको लगता था कि यार देखिए, कई बार क्या होता है, क्लाइंट आपको बोलता है कि यार सिर्फ 200 लोगों की गैदरिंग है, तब आपको कितने पैसे लेंगे। तो याद रखें, जब आपका लॉकडाउन नहीं लगा था तब क्लाइंट आपसे कभी भी गैदरिंग के हिसाब से पैसे चार्ज नहीं करता था। तब आपको क्लाइंट बोलता था, तब आपने कभी पूछा नहीं होगा कि भाई कितने लोग आने वाले हैं, 500 लोग आने वाले हैं या 2000 लोग आने वाले हैं, 5000 लोग आने वाले हैं। इवन अगर 300 कार्ड 500 कार्ड बटे हैं और 5000 लोगों की गैदरिंग है या 3000 लोगों की गैदरिंग है या 1000 लोगों की भी गैदरिंग है, तो आपका क्लाइंट आपको बोलता था कि मुझे पर्टिकुलर सारे लोगों का कवरेज चाहिए। तो वहाँ पे बात आती थी सारे लोगों के कवरेज की। और अभी हम क्या गलती करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि हम चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, किसी भी तरीके का फंक्शन हो, हमको ये बोला जाता है कि भाई इतने कम लोग हैं तब कितना चार्जेस लगेगा। तो मेरे हिसाब से चार्जेस आपके उतने ही होने चाहिए जितना आपको ठीक लगता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई फिक्स चार्जेस हो, लेकिन पहली गलती जो आपका एक्चुअल रेट है उससे कम रेट पे काम करने की गलती मत करें, अदरवाइज आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। आइए हम बात करते हैं हमारे सेकंड मिस्टेक। दोस्तों, एज एन वेडिंग फोटोग्राफर मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, और वो है कि अपनी बातों के हिसाब से काम नहीं होना। और ये उस कंडीशन पे होता है जब आपका कोई भी काम रिटर्न पे नहीं होता है। आपका क्लाइंट आपको फ़ोन करता है, आपका क्लाइंट बोलता है कि यार 30 तारीख को और 31 तारीख को आपको वेडिंग शूट करना है, या आपको कोई भी एक फिक्स डेट ले लेता है और आप वहाँ पे बोल देते हैं ठीक है भैया हो जाएगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसी संबंध है वहाँ पर भी आपका एग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ लिखित में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कई बार ये हुआ है कि लोगों ने हमको डेट लिखा है और वो डेट कैंसिल कर दिए गए और उस डेट का कोई भी हिसाब किताब नहीं रहा। जबकि अगर आप एक पर्टिकुलर अपना एक तरीका अपनाते हैं कि भैया ये अगर आपका ठीक है 30 और 31 तारीख को आपके यहाँ की वेडिंग है, तो आप मुझे कुछ फिक्स अमाउंट जो है वो दे दें, ताकि मैं अपने और भी जो कलीग्स हैं और भी जो फोटोग्राफर्स हैं उनको मुझे बुक करना होता है, तो वहाँ पे आप एक अच्छा अमाउंट एज एन एडवांस ले सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप रिटर्न में कोई भी चीज़ लिख के रखते हैं, रिटर्न में आप काम करते हैं, तब आपका क्लाइंट आपको ये नहीं बोल सकता है कि आपने ये करके नहीं दिया या वो करके नहीं दिया। आपने जितनी चीज़ें रिटर्न में दी हुई हैं आपको उतनी चीज़ें करनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, अगर उससे कोई भी काम एक्स्ट्रा या अदरवाइज होता है, तब आपका क्लाइंट से आप उसके एडिशनल चार्जेस ले सकते हैं, और ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो ये सेकंड मिस्टेक मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा किया था। शुरू में क्या, पिछले 2-3 साल पहले तक भी मैं ये मिस्टेक करा था, लेकिन आज के डेट में मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ
100% मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि यार मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न में चीज़ें ले सकूं। अगर आप पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, आप गूगल फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, आप कोई लिखित में कोई चीज़ नहीं ले रहे, तो एटलीस्ट आपके पास व्हाट्सअप में सारा डिटेल होना चाहिए, सारा कन्वर्जन होना चाहिए। आपका क्या डिलीवरेबल है, आप क्या डिलीवर देने वाले हैं, आपके कितने फोटोग्राफर जाने वाले हैं, कितने सिनेमेटोग्राफर जाने वाले हैं, कितने असिस्टेंट जाने वाले हैं, उनके लिए आपको रूम प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना है, आपका क्लाइंट आपको रूम दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ये हर एक चीज़ अगर आप रिटर्न पे लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा नेक्स्ट डेट के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मैं आपको अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जो प्रॉब्लम मुझे रिटर्न के बदले में लगी थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये था मेरा सेकंड नंबर का टिप जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। आइए बताता हूँ मेरा थर्ड नंबर का टिप जो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर को उसके बिजनेस के लिए ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो टिप है वो बहुत अजीब है और ये सभी के साथ होता है। ये खुल के बोलने की बात है कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम हमारे क्लाइंट के हर एक बात पे यकीन कर लेते हैं बिना सोचे समझे। अगर हमारा क्लाइंट हमको बोलता है कि भाई मैं और भी फोटोग्राफर्स के साथ मैंने रेट ट्राई किया है, और अगर आपने सपोज़ कोई 50,000 रुपये का रेट कोट किया है और उसने बोला कि यार मैं सेम चीज़ें उस फोटोग्राफर से मिला, फलाने फोटोग्राफर से मिला, और उससे जब मैंने बात किया तो उसने यही काम 30,000 में करने का बोला, आप 50,000 रुपये क्यों ले रहे हो, ऐसा आपका क्लाइंट बोलता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ आप हर एक बात पे यकीन करना सही नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप अपने क्लाइंट से प्रूफ ज़रूर मांगें कि ठीक है भैया आपने जो बात की होगी उससे, या तो आप मुझसे उसकी बात करा दीजिए, या फिर आप कोई लिखित में आपने उससे कोई चीज़ लिया है तो आप मुझे दिखा दीजिए, कोई कोटेशन आपने मंगाया है तो वो मुझे दिखा दीजिए, तो मैं इस चीज़ को मानूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं मानूंगा। तो क्लाइंट की हर एक बात पे यकीन करने से आपको नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका ही दोस्त फोटोग्राफर जो है, अगर आपके क्लाइंट ने उससे कोई चीज़ पूछी है, उससे उन्होंने बजट लिया है, बजट लेने में कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे उन्होंने बजट लिया है और उसने सपोज़ 50,000 रुपये बताया है, लेकिन आपके क्लाइंट ने वहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा गेम कर दिया है और उन्होंने बोला कि नहीं यार उसने 50 के बदले 30,000 रुपये लिया है, और अगर आप इस टॉपिक पे भरोसा करते हैं, उस बात पे भरोसा करते हैं आपके क्लाइंट के ऊपर, और ये सोचते हैं कि यार वो जो फोटोग्राफर है वो बहुत कम प्राइस में काम कर रहा है, तो ये भी गलत है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक कि आप कम प्राइस में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, दूसरा आपका जो दोस्त फोटोग्राफर है, जो भी आपके एरिया में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनके प्रति आपके मन में एक ख़राब चीज़ आ जाएगी कि यार वो कम प्राइस में काम करता है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ होती है। और जब भी मैं वर्कशॉप्स वगैरह में जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही रहता है कि सर मेरे एरिया में जो फोटोग्राफर्स हैं ना वो बहुत कम प्राइस में काम कर देते हैं। देखिए हर एक आदमी ना अपना मैक्सिमम प्राइस लेने की कोशिश करता है, तो आपस में आपसी भाईचारा बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी फोटोग्राफर बंधु हैं उनसे आपका बहुत ही एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं यार ये इस बजट से कम में वो भी काम नहीं करेगा। तो हर एक क्लाइंट के बात पे भरोसा करना ज़रूरी नहीं है, इससे आपके वेडिंग फोटोग्राफी में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आइए मैं बात करता हूँ टिप नंबर 4 की। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इक्विपमेंट्स। अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो हमको कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने फ्लैशेस चाहिए, आपको एक फ्लैश चाहिए, 2 फ्लैश चाहिए या 8 फ्लैश चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे, दूसरा फोटोग्राफर डिसाइड नहीं करेगा। बेसिकली यही होता है कि जब हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं या हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं या हम किसी अपने दोस्त को देखते हैं, तो हम उनको देखते हैं और ये सोचते हैं कि यार इसने अगर ये वाला इक्विपमेंट बताया है तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर इक्विपमेंट का अपना एक अलग वैल्यू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इक्विपमेंट का पहाड़ बना देना है। बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है वेडिंग फोटोग्राफी में। आपको डिसाइड करना है आपके बजट के हिसाब से, आपके प्राइसिंग के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से कि भाई अगर आपके एरिया में पोर्ट्रा लाइट से काम चलता है तो आपको पोर्ट्रा लाइट ही खरीदना है। अगर आपके एरिया में गोडॉक्स LC500 की ज़रूरत है, आपके पास उस लेवल के क्लाइंटेज हैं तो आपको वो खरीदना है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ या कोई भी यूट्यूबर बोलता है या कोई भी मेंटर आपको बोलता है कि यार आप फलानी लाइट ले लो, आप इतने फ्लैशेस ले लो, आप इतनी लाइटें ले लो, तो याद रखें वेडिंग फोटोग्राफी में ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है
टाइमिंग। अगर आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ काम करने जाएंगे तो आपको हमेशा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको ढूंढना है वो इक्विपमेंट जो आपके लिए एग्जैक्ट है। उसके लिए आप दूसरों से कंसल्ट कर सकते हैं, दूसरों से सलाह ले सकते हैं, और दूसरों से सलाह लेने के बाद आपको अपना खुद का दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए कि यार ये जो इक्विपमेंट है ये मेरे लिए है या फिर नहीं है। अगर मैं इसको ले भी लेता हूँ तो ये मेरे एग्जैक्ट काम आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि एक यूट्यूबर का काम होता है इन्फ्लुएंस करने का। जैसे मेरे पास कोई प्रोडक्ट आता है तो मैं उसकी खूबियाँ बताता हूँ, उसकी कमियाँ भी बताता हूँ। अब डिसाइड आपको करना है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है या फिर नहीं है। अगर आपके काम का है तो आप डेफिनेटली उसको लें, और अगर आपके काम का नहीं है तो आपको वो सारे प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। तो इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटे छोटे बहुत सारे सामान लेने के बदले कोई ठोस एक सामान ऐसा लें। लेंसेज के ऊपर खर्च करें, कैमरा बॉडी के ऊपर खर्च करें, अच्छे फ्लैशेस के ऊपर खर्च करें। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप खर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपका काम क्रिएटिव तो होता है, लेकिन आपको क्रिएटिविटी के लिए फिर और भी ज़्यादा जो है आपके असिस्टेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और आपको टाइम लगता है। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो इक्विपमेंट का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल सोच समझ के इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी बड़े ऑक्टा बॉक्स की, अब मैंने बता दिया कि इससे बहुत अच्छा जो है वो आप पोर्ट्रेट खींच सकते हैं, लेकिन आप जब मार्केट में जाते हैं, जब आप ऑन लोकेशन जाते हैं शूट करने के लिए और उस लोकेशन पे वो ऑक्टा बॉक्स लगाने में ही आपको घंटे लग जा रहे हैं, तो आपके लिए वो ऑक्टा बॉक्स जो है वो वेस्टेज है। इसीलिए इक्विपमेंट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें, पूछ लें, समझ लें, और उसके बाद ऐसा चीज़ आप बाय करें जो एक वर्सेटाइल चीज़ हो। आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकें, मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकें, और आपके पैसे भी कम से कम लगें। तो ये था मेरा टिप नंबर 4। आइए मैं बात करता हूँ लास्ट टिप नंबर 5 की, और ये टिप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिप नंबर 5 को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि 20 सितंबर से मेरा एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है। 60 डेज़ का प्रोग्राम होगा, और ये मेरे वेबसाइट पे स्टार्ट होगा और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टार्ट होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो राजा अवस्थी एकेडमी ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, और मेरी वेबसाइट नहीं देखी है तो school.rajaawasthi ये मेरा एक वेबसाइट है। 5वां टिप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वेडिंग फोटोग्राफी आप कर रहे हैं, आप कुछ भी सामान ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, इससे पहले ना आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रॉपर नॉलेज लेना आपके कैमरे का, आपके हुनर का, वेडिंग फोटोग्राफी का, प्री वेडिंग फोटोग्राफी का, लाइटिंग टेक्निक्स का। इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ज़रूर लें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं या मेरे से ही सीखें, यहाँ पे आके सीखें, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। आप क्या करें, आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग लें। आप चाहें तो यूट्यूब से लें, देखें, समझें चीज़ों को, समय दें अपने आप को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा इजी होगा ऑन लोकेशन। यानी कि जब आप शूट करने जाएंगे तो ऑन लोकेशन जब आप जाएंगे तो यही ट्रेनिंग जो है वो आपको काम आएगी। ना कि बहुत सारे लोगों का सोचना ये रहता है कि यार मैं अच्छे अच्छे कैमरे ले लूँगा। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं सर मैं 15 साल से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं 20 साल से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उन 15 साल से और 20 साल से फ़ोटोग्राफी करने वालों को, जिनके पास बड़े बड़े महंगे कैमरे हैं, किसी के पास 5D Mark IV है, किसी के पास सोनी का A7R4 है, किसी के पास निकॉन के बहुत महंगे कैमरे हैं, लेकिन यार उनको ना ढंग से शटर स्पीड, ISO, एपर्चर का भी नॉलेज नहीं होता है। इवन अपने कैमरे के फंक्शंस को वो मुझसे ये बोलते हैं कि सर आप मुझे ऐसा कोई सेटिंग करके दे दें जिससे मेरा काम चल जाए या मेरा काम ओके हो जाए। तो उस कंडीशन पे आप खुद सोच के देखें, आपने 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का किट लिया है, लेकिन आपके लिए वो यूज़लेस है कि अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, अगर आप उसको नहीं चला पा रहे हैं तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं 2007 से मैंने वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट की थी और 2012 में मैंने ट्रेनिंग लिया था फर्स्ट टाइम। तो 4-5 साल पहले मेरा भी ऐसा ही स्थिति था। मुझे लगता था कि नहीं यार मेरे पास अच्छे कैमरे होने चाहिए, लाइट्स होने चाहिए, बाकी तो हम कोचक के सीख जाएंगे। ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि हाँ भाई मैं इसको अपने हिसाब से सीख जाऊँगा या किसी दोस्त से पूछ लूँगा या मैं यूट्यूब में देख लूँगा। तो मैं आपसे एक छोटा सा आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आपके लिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप पर्टिकुलर एक चीज़ का ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, तब आपको बहुत ईजी जाएगा। आप किसी भी अच्छे मेंटर्स को देख लीजिए जो आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, उनके पास जाइए
बहुत काम की चीज़ें सीखे, क्योंकि वेडिंग में बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट पे होती है। जैसे आपको पोर्ट्रेट लेना है तो कितना इजी तरीके से आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आप कितना इजी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छा ट्रेनर आपको बता सकता है। तो ये था मेरा टिप नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको सारे टिप्स समझ में आएंगे। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको वेडिंग में कभी भी नुकसान या कभी भी घाटा नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ब्रेक हो गया था, बहुत सारे काम भी आ गए थे और ये सारी चीज़ थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।